हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से। हम एक कविता पढ़ रहे थे नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान। और इसी कविता में आगे जो दूसरा है, इसमें फसल है, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। बेसिकली ये जो कविता है, ये छोटे बच्चे की जो दांतों, जो छोटे छोटे दांत उस समय बच्चे के आते हैं जिस समय, तो उस समय की जो मुस्कान है उसका मनमोहक जो है यहाँ पर, उसको देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हीं का यहाँ पर प्रकट किया है इस कविता के माध्यम से। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस दंतुरित सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मनमोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। फसल शब्द, अब इसके बाद जो दूसरी कविता है यहाँ पर जो नागार्जुन जी ने लिखी है, ये फसल पर है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या और इसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोल चाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली नागार्जुन जी ने इस पाठ में या इस चैप्टर में आपके दो कविताएं यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसमें जो है पहली कविता आपकी किसकी है, यह दंतुरित मुस्कान, जो कि एक छोटे से बच्चे के मनमोहक जो मुस्कान है उस पर आधारित है। और दूसरी यहाँ कविता है आपकी फसल पर आधारित। ठीक है, कि फसल को उगाने में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और फसल को उगाने में किस किस का योगदान है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर, जैसा कि आपने कल की क्लास में भी हमने इसको पढ़ लिया था, इसकी व्याख्या भी हमने कर ली थी। तो देखिए, नागार्जुन जी द्वारा एक छोटे से बच्चे जो कि लगभग 6-7 महीने का है, और उसके नए नए दांत जब आते हैं और जब वो मुस्कुराता है, और उस मुस्कुराहट पर ही ये कविता है। नागार्जुन जी अपने विदेश में रहकर आए और तब तक उनका बेटा जो है 6-7 महीने का हो चुका था। तो अब जो है उस छोटे से बालक को देख करके उनके मन में जो भाव हैं, वो इस कविता के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं लेखक, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसत तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। आगे कहते हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो इसमें लेखक जो कवि है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों भरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, जो मृतक शरीर है उसमें भी प्राण डाल देगी। अर्थात जो कठोर मन वाला है उसके मन में भी ममता का संचार कर देगा, उसके मन को भी वो पिघला देगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो यहाँ जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों भरी, यानी कि तुम्हारे मुंह से जो छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं और जब तुम मुस्कुराते हो और ये दांत दिखते हैं, ये इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान। अर्थात जिसका मन जो है बड़ा परेशान होगा, जो बहुत जो है व्याकुल होगा, वो तुम्हें देख करके क्या हो जाएगा, बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाएगा। धूलि धूसस तुम्हारी ये गात, तुम्हारा जो ये गात यानी कि जो तुम्हारा शरीर है, जो ये धूल से लथपथ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब से कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गया है, यानी कि तुम धूल से लथपथ होते हुए भी तुम्हारा जो शरीर है वो इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल ने तालाब छोड़ करके मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में आकर वो खिल गया हो। पारस परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
और तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हें छू करके जो कठोर पत्थर है वो भी जल बन गया होगा पिघल करके, अर्थात जो कठोर मन वाला है उसका मन भी तुम्हें देख करके पिघल गया होगा। तो यहाँ पर कवि ने छोटे से बच्चे को देख करके उनके मन के जो भाव हैं उनको प्रस्तुत किया है। आगे क्या कहते हैं कवि, छू गया तुमसे कि झरने लग गया, लग पड़ी सफालिका की फूल। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, सफालिका की फूल बांस था कि बबूल। कहते हैं तुम्हें छूने से, अब बांस जो होता है ना वो बड़ा क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, कठोर यानी कि वो बिल्कुल कड़क होता है, ठीक है ना, आपने बांस की लकड़ी देखी होगी, ठीक है। और बबूल ये जो है बड़े कठोर होते हैं, लेकिन सफालिका ऐसा है जिसको आप छूते हैं उसके फूल जो है झड़ने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी सैफालिका की फूल, बांस था कि बबूल। यानी कि तुम्हें छूने से बांस और बबूल से भी क्या होने लग गए हैं, सैफालिका की फूल झड़ने लग गए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि इससे पहले कवि ने अपने बेटे को नहीं देखा था, तो कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब छोटे बच्चे को जब देखते हैं ना, आप भी बातें करते हैं, हालांकि बच्चा नहीं बात करता है, लेकिन आप उसे देख करके बातें करते हो। तो यहाँ कवि वही कर रहे हैं उस छोटे से बालक के साथ कि पहचान तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे लगातार एकटक लगाकर बिना पलके झपकाए तुम मुझे एकटक लगाकर देखते ही रहोगे क्या, थक गए हो। और फिर उसे ही प्रश्न पूछते हैं कि थक गए हो क्या, तुम थक गए हो, कैसे थक गए हो, क्योंकि तुम्हारी पलकें जो है वो अनिमेष यानी कि बिना पलकें झपकाए मुझे देख रही है एकटक लगाकर। अब छोटा बच्चा जब किसी अजनबी को देखता है, अब पिता को तो पहले पुत्र ने देखा ही नहीं था, तो अब जो है उनकी उसके लिए तो वो क्या है, वो तो अजनबी हैं, तो वो उस अजनबी को एक टक लगा करके देखते हैं और कभी कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे इस प्रकार से एक टक लगाकर ही देखते रहोगे, थक गए हो। फिर प्रश्न करते हैं कि क्या तुम थक गए हो मुझे जो है लगातार देखने से, आंख लूं मैं फिर, क्या मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूं, और मेरे आंखें फेरने से तुम क्या हो जाओगे, तुम भी जो है अपनी पलकों को झपकाओगे, तुम अपनी पलकों को आराम दोगे, ठीक है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब आगे कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर तुम्हारा और मेरा परिचय इससे पहले नहीं हुआ है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ न होती, तो मैं नहीं सकता देख, मैं नहीं पाता जान, मैं ना तो तुम्हें देख सकता और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी और ना ही तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को मैं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। अब आगे कवि ने क्या कहा है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य है। क्यों, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से जो है विदेश से आया हूँ, और अब जो है क्योंकि जो कवि हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब उनका बेटा हो गया है इतने महीने का और इतने दिनों बाद वो आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं क्या हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अन्य हूँ, तुम्हारी माँ और तुम धन्य हैं जो तुम एक दूसरे का साथ जो है तुम पा रहे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब जो है खुद को यहाँ लेखक ने जो आपके कवि हैं वो क्या कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, तुम्हारा जो है प्रिय हे पुत्र, तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क रहा, तुम्हारा और मेरा तो कोई संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, तो मधुपर्क क्या होता है, जिसमें दूध दही से, जिसको आप पंचामृत भी कहते हैं, ठीक है ना। तुम्हारी माँ की ये उंगलियां तुम्हें दूध दही शहद पानी ये जो है पंचामृत जो है क्या करती रही, चटाती रही, अपने उंगलियों से तुम्हें खिलाती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, अब तुम जो है वो क्या हो, तिरछी होके तिरछी नजरों से मुझे देख रही, और होती जबकि आंखें चार, और तुम्हारी और मेरी जब आंखें चार हो जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे
लगती बड़ी ही छविमान। और तुम मुझे जो है, जब तुम मुझे देखते और मैं तुम्हें देखता, तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है मुझे बड़ी ही छविमान लगती है। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली कविता, जो हमने कल की क्लास में भी इसके संदर्भ व्याख्या हम कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में आपका फसल है, जो कि नागार्जुन जी ने ही लिखा है। इसको हम यहाँ से रीड करेंगे और व्याख्या, कुछ शब्दार्थ और इसके प्रसंग को हम यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो फसल कविता, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, फसल कैसे उगती है, फसल उगने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और किस किस का योगदान होता है एक फसल के लिए, फसल उगाने में। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या कहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जो फसल है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजारों खेती की मिट्टी का गुणधर्म, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, तो ये आपकी फसल कविता है। अब यहाँ पर आपको कैसे इसको लिखना है, तो जैसा कि आपने ये दंतुरित मुस्कान का सारांश पढ़ लिया था, अब फसल कविता का हम पहले सारांश देख लेते हैं कि किस फिर लाइनों के साथ हम इसको रीड करेंगे। तो इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है उसे स्पष्ट किया है। जैसे कि इससे पहले कविता में कवि ने हमें क्या बताया है कि एक सुंदर जो छोटा सा बच्चा है जिसके नए नए दांत आए हैं, उसकी मुस्कान की मनमोहक जो दशा है उसको जो है प्रस्तुत किया है कि कितनी सुंदर और मनमोहक उस बच्चे की मुस्कान लग रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या बताया है, क्या स्पष्ट किया है कि फसल को उगाने में किसका योगदान है। ठीक है, वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी का या दो नदी का पानी नहीं होता है, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी के योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उगाने में सहायक होती है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण और सूर्य की किरणों का प्रभाव और मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब के मिलने से हमारी ये फसल जो है तैयार होती है। तो ये था इसका सारांश। आइए पंक्तियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो ये तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए, आपका पहला यहाँ पर फसल है, तो काव्यांश, पहले काव्यांश में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पहले इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो यहाँ लेखक ने हमें, कवि ने हमें क्या बताया है, सॉरी कवि हम कहेंगे यहाँ पर, तो कवि ने हमें यहाँ पर क्या बताया है इस कविता में कि जो फसल है वो किसी एक की नहीं, किसी एक नदी का जादू नहीं है, किसी दो नदियों का जादू नहीं है, बल्कि ये ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है।
ये जादू कैसे है? क्योंकि जब नदियों का पानी क्या होता है, वाष्प बन जाता है। वाष्प बनने के बाद वो बादल बन के फिर जो है पानी बरसात के रूप में जो है फसलों के लिए वो क्या करता है, ये अमृत का काम करता है। ठीक है, तो ये किसी एक नदी का जादू नहीं है, किसी दो नदी का जादू नहीं है, बल्कि ये ढेर सारी नदियों का, उन सभी नदियों का जादू है जो हमारी फसल के लिए क्या करते हैं, वाष्प बन करके पानी का काम करते हैं। बरसात के रूप में जो है हमारी फसलों के लिए ये क्या होते हैं, प्रयोग में आते हैं। फिर एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। अब इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि किसी एक किसान की मेहनत का फल नहीं है ये, बल्कि या किसी दो किसान का फल नहीं है, बल्कि लाखों लाखों और कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। ठीक है, कई किसानों की जो है मेहनत का ये फल है। ठीक है, आगे देखिए, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो देखिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको किसान चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करेगा, खेती करेगा। और सब उसके बाद मिट्टी, देखिए मिट्टी का बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या रहता है, महत्व है, क्योंकि मिट्टी कैसी है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी फसल उगाने के लिए पहले मिट्टी की गुणवत्ता देखी जाती है कि मिट्टी में क्या कितने गुण हैं उस फसल को उगाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी एक मिट्टी का नहीं, बल्कि हजारों मिट्टियों का यहाँ पर गुणधर्म है। तो मिट्टी उर्वरक होनी चाहिए, उसमें जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए मिट्टी, तब जाकर उसमें फसल हो सकती है। ठीक है ना, तो मिट्टी का भी इसमें जो है बड़ा योगदान होता है। मिट्टी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप कहीं फसल उगा रहे हैं, कोई भी फसल है, और हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं, तो मिट्टी की जांच की जाती है कि ये कैसी मिट्टी है, इस फसल के लिए क्या ये मिट्टी ठीक है। ठीक है ना, तो मिट्टी का भी यहाँ पर बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो अब कुछ शब्दार्थ लिख लिए यहाँ, कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों, स्पर्श यानी कि छूना, गरिमा महिमा, गुणधर्म आपका स्वभाव हो जाएगा। भावार्थ क्या है इस पंक्ति का, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को जो है पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक जो है सहयोग होता है। क्योंकि यहाँ इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि किसी एक नदी का, अब नदी आपकी प्रकृति में आता है, मिट्टी आपकी प्रकृति में आता है, लेकिन नदी भी है, प्रकृति भी है, और उसको फसल को पैदावार करने वाला कोई किसान ही नहीं है, तो फिर प्रकृति का इस अकेला हाथ नहीं हो सकता है। ठीक है, और किसान ने बहुत मेहनत कर दी, आपकी मिट्टी ही उर्वरक नहीं है, वो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो उसकी मेहनत भी व्यर्थ है। तो देखिए, इसमें दोनों का बराबर सहयोग रहता है फसल के लिए। क्योंकि जहां आपको प्राकृतिक, जो आपकी प्रकृति है, जिसमें मिट्टी का होना, वर्षा का होना, और साथ में जो है आपकी खेती में जो मिट्टी है उसका उपजाऊ होना अति आवश्यक है। इतना ही आवश्यक है कि किसान उसमें कितनी मेहनत कर रहा है, समय समय पर उसको पानी की व्यवस्था करना, उसमें जो खाद है उसकी व्यवस्था करना, बीज कैसा है, ये सभी चीजें कौन देखता है, ये आपका किसान देखता है। ठीक है, तो ये जो है, जो फसल है, ये किस किस का, प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। कोई भी फसल अच्छी कब होगी, जब वहां पर प्रकृति और जो मनुष्य है उन दोनों का सहयोग हो, आपसी सहयोग हो, तब जाकर के फसल अच्छी होगी। ठीक है, अब जो किसान है उसने कहीं भी जो है बीज को बो दिया और उसके बाद वो उसमें देखने भी नहीं गया, तो क्या वो फसल बहुत अच्छी होगी? हो सकता है वो मिट्टी उर्वरक ना हो, उपजाऊ मिट्टी ना हो, तो वो फसल जो है वहां पर अच्छी नहीं होगी। और किसान जो है बहुत उसमें मेहनत, उसको उसकी छानबीन करके, उसको खोजबीन करके कि मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है, पहले उसकी जो है देख रेख करके तब जाकर के उसमें बीज बोता है, उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर उसमें पानी डालता है। तो दोनों का यहाँ पर बराबर सहयोग होना चाहिए, प्रकृति और मनुष्य का। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने यही बताया है कि जो फसल है उसकी पैदावार के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियों का नहीं है, बल्कि अनेक नदियां जो है अपना जल दे करके उसकी सिंचाई करते हैं। उससे केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है।
ठीक है, किसी एक मनुष्य का परिश्रम नहीं है, इसमें जो है कई लोगों का परिश्रम रहता है, यानी कि उनकी मेहनत रहती है। और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं अपितु हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेती में जो है लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव हो पाता है। जो फसल है वो प्रकृति और मनुष्य दोनों की मेहनत से ही जो है क्या हो सकता है, आपकी फसल का सृजन हो सकता है। ठीक है, तो आप इन पंक्ति को लिखेंगे, साथ में इसके यहाँ पर आप प्रसंग भी लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है। इसके लेखक नागार्जुन हैं और यहाँ पर फसल में जो है किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, फसल को की पैदावार करने में, फसल को उगाने में किन किन किस किस का योगदान होता है, ये यहाँ पर इन पंक्तियों में यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। ठीक है, तो आप इसे भी लिखिएगा। चलिए इसका भावार्थ लिखें कि कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। इसलिए वो कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां ही नहीं अपितु अनेक नदियां अपना जल लेकर उसकी सिंचाई करते हैं। उसमें केवल एक दो मनुष्य का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है। कई किसान जो है परिश्रम करते हैं तब जाकर के वो फसल जो है उगती है, और उसमें केवल एक दो खेतों का नहीं अभी तो हजारों हजारों खेतों की जो है मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव है। किसका सृजन? जो आपकी फसल है। ठीक है, चलिए इसके बाद काव्यांश 2 है यहाँ पर, फसल क्या है। अब आगे कविता में कवि खुद ही पूछते हैं, स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं कि फसल क्या है, और कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है वह। तो खुद से जो है इसी कविता में प्रश्न करते हैं और फिर उसी का उत्तर देते हैं कि फसल क्या है और कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, चिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें प्रश्न भी किया है और उस प्रश्न का उत्तर भी दिया है इस पद्यांश में। क्या कहा है कि फसल क्या है? बोला कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है। नदियां जो है जो पानी लाते हैं उसका जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो किसान अपने हाथों से मेहनत करते हैं उनकी हाथों का स्पर्श की जो महिमा है ये। और जो काली भूरी और संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है ये सूरज की किरणों का, और सूर्य के किरणों का ये रूपांतर है। क्योंकि बिना सूर्य, आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ी है। तो पौधे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की किरणों में। तो सूर्य की किरण का क्या है, ये रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब आप इसका पहले शब्दार्थ लिख ले। संदली एक प्रकार की मिट्टी है, रूपांतर यानी कि बदला हुआ रूप, संकोच यानी कि झिझक, थिरकन यानी कि नृत्य। चलिए इन शब्दार्थ को लिखिएगा। संदली एक प्रकार की मिट्टी है, रूपांतर का मतलब होता है बदला हुआ रूप, संकोच यानी कि झिझक, थिरकन नृत्य। चलिए अब आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर जो आप पहले लिखे हैं कि ये प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इसके लेखक नागार्जुन जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फसल क्या है, इसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है, इससे सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसका सृजन करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का हाथ है, दोनों का सहयोग है। तो इसका अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है, जो बारिश के रूप में, बरसात के रूप में जो है फसलों को मिलता है, जिससे फसल की सिंचाई होती है। वह तो लाखों और करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। कौन? फसल। तो यहाँ लेखक ने कवि ने हमें क्या बताया है कि जो फसल है वो है क्या। पहले तो वो प्रश्न करते हैं कि क्या है। कहते हैं फसल का अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये लाखों और करोड़ों नदियों का क्या है? जादू है। फिर यहाँ पर क्या बताया है? नदियों का जादू है और साथ में करोड़ों लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम का फल है। ठीक है। वह तो भूरी, काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है, जिसमें फसल को बोया गया है था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेती में लहलहाती फसल खड़ी होती है। तो जो आपको फसल दिखती है वो किसी एक का योगदान नहीं है, ना तो उसमें अकेला प्रकृति का है और ना ही अकेला मनुष्य का है। ठीक है। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए दोनों टायर की आवश्यकता पड़ती है, दोनों ही पहियों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे ही फसल को उगाने में, जो आपकी फसल उगती है, उसमें प्रकृति का भी उतना ही योगदान है जितना मनुष्य का है, और मनुष्य का भी उतना ही योगदान है जितना प्रकृति का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फसल का के बारे में बताया गया है कि फसल का अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये जो है लाखों और करोड़ों नदियों के पानी का जादू है। ठीक है। तो लिखेंगे इसे, इसकी व्याख्या लिखें। चलिए आगे की पंक्तियों में देखिए यहाँ पर। तो ये जो है लाखों करोड़ों नदियों का जादू है, लाखों और करोड़ों हाथों का के परिश्रम की महिमा है। साथ में सूरज के प्रकाश का बदला रूप है और हवा का भी इसमें जो है बिल्कुल समान योगदान है, सहयोग है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये फसल जो आपका कविता है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। ये छोटी सी कविता थी आपकी फसल, जो कि यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। फसल के दो काव्यांश यहाँ पर आपने देखे। ठीक है। इसमें आपका पहला है, तो पहले काव्यांश में क्या कहा है कवि ने? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ फसल क्या है? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? कवि ने कहा है कोटि कोटि मतलब करोड़ों, स्पर्श का मतलब छूना, गरिमा होता यहाँ महिमा, गुण धर्म यहाँ पर स्वभाव। इनके शब्दार्थ लिख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं लिखे हैं शब्दार्थ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि फसल जो है, जो आपकी फसल है, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आपकी फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। इसलिए वो कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियों का नहीं, अपितु अनेक नदियां जो है अपना जल देकर उसकी सिंचाई करते हैं। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं, अपितु लाखों और करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम होता है। और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं, अपितु हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में जो लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही सृजन संभव होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का।
तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं। संदली एक प्रकार की मिट्टी, रूपांतर यानी कि बदला हुआ रूप, संकोच यानी कि झिझक, थिरकन यानी कि नृत्य। स्पष्ट। यहाँ पर भावार्थ है इस कविता में, यहाँ पर फसल को पैदा करने प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है, इसी से सृजन संभव होता है और मनुष्य दोनों का ही यहाँ पर बराबर सहयोग रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है, फसल का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिसमें फसल की सिंचाई हुई है। वह तो करोड़ों हाथों मनुष्य जो कि आपके किसान हैं उनके हाथों का परिश्रम का फल है। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया है। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिलती है। साथ में इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में जो फसल आपकी खड़ी होती है वो आपकी इन सब का योगदान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रश्न उत्तर को लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।